आज़ादी का मतलब क्या? गरीबी से आज़ादी। भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। देश अमीर हो और वहाँ की जनता गरीब, इस विडंबना का क्या अर्थ है? इसी विडंबना में तो आर्थिक गरीबी का राज छुपा हुआ है। यानी यह संभव है कि गरीबी का कोई कारण न हो, फिर भी लोग गरीब हों। आखिर देश तो लोगों से हो बनता है, और देश अमीर है तो इसका मतलब है कि प्रकृति ने उसे संपन्न बनाया है। अगर प्रकृति ने किसी देश को संपन्न बनाया है तो वहाँ रहने वाले लोगों की गरीबी का कारण तो वहाँ की व्यवस्था में होगा, वहाँ के संसाधन और संपदा के वितरण में होगा। दुनिया के कुछ क्षेत्रों को प्रकृति ने ही विषन्न बना रखा है। कई देश पेट्रोल या कुछ अन्य मूल्यवान धातुओं की खोज के कारण आज संपन्न ही नहीं अमीर हो गए हैं, पर कुछ तो आज भी गरीब बने हुए हैं। पर कुछ भारत जैसे देश प्रकृति द्वारा हर तरह से संपन्न बनाए जाने के बावजूद गरीब बने हुए हैं। यह एक उजागर सच्चाई है कि आज तो प्रकृति पर लगाम लगाकर मनुष्य ने मनमाने ढंग से उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया है। धरती और प्रकृति की चूस चूस कर। जब मानव प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर था और उसके पास कोई उपकरण नहीं थे, बौद्धिक विकास भी नहीं हुआ था, तब भी प्रकृति मनुष्य की सारी आवश्यकताएं पूरी करती थी। बस यही था कि जो जितना शक्तिशाली होता था वह उतनी ही आसानी से अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेता था। फिर तो धीरे धीरे मनुष्य की शारीरिक शक्ति भले ही घटती गई हो, बौद्धिक शक्ति बढ़ती गई है और होमो सेपियंस यानी बानर से विकसित एक प्रकार की समझदार प्रजाति विजेता होती चली गई। उसका सारी धरती पर और प्रकृति के सारे संसाधनों पर राज होता चला गया। इस दौरान यह वह एक समरूप समुदाय नहीं रह गया। तरह तरह की विशिष्टताएं बढ़ती गई, तरह तरह के हित विकसित होते गए। उन हितों की रक्षा के लिए तरह तरह के संगठन बनते गए, मूल्य मान्यताएं बनती गई, तरह तरह की दक्षता कायम हुई, और इन सब का परिणाम यह हुआ कि मानव जाति में तरह तरह की विषमताएं भी बढ़ती चली गई। निजी संपत्ति और गैर बराबरी। इस क्रम में निजी संपत्ति का आविर्भाव हुआ। उसने तो मनुष्य के सहज स्वार्थ भाव को लगातार कुटिल और जटिल बनाना शुरू कर दिया। मानव जाति की समरूपता लिंग भेद का शिकार हुई। फिर कबीले, पंथ, संप्रदाय और राज्य भी बनते गए। इन सब की एक विशेषता यह थी कि ये एकांतिक एक्सक्लूसिव होते गए थे, और इस एकांतिकता ने तो मानव समाज में विश्व वृक्ष बो दिया। मानव इतिहास को हम अधिक नज़दीक से आधुनिक काल में ही जान पाते हैं, और आधुनिक काल में ही मानव समाज की अधिकांश सकारात्मक
और नकारात्मक संभावनाएं उजागर हुई हैं। 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान पहले इटली के कुछ नगरों में, फिर पश्चिम यूरोप के अन्य नगरों में, फिर पश्चिम यूरोप के कुछ देशों में एक उद्वेलन शुरू हुआ जिसे रेनेसांस कहा जाता है। हमारी नज़र में यह इतिहास की सबसे क्रांतिकारी परिघटना थी। हालांकि इतिहासकार इसे क्रांति नहीं कहते, क्योंकि अब तक क्रांति का बहुत सीमित अर्थ ही दिया जाता रहा है। रेनेसांस में मानव समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन में ऐसे आमूल परिवर्तन हुए जिनके कारण मानव इतिहास के समय विभाजन को आधुनिक काल कहा जाने लगा। आधुनिक काल में जो परिवर्तन हुए हैं उनका सूत्रीकरण करें तो आर्थिक जीवन में पूंजीवाद पैदा हुआ, राजनीतिक जीवन में राष्ट्रवाद, सामाजिक जीवन में मध्य वर्ग और सांस्कृतिक जीवन में मानववाद। ये परिवर्तन सबसे अधिक उजागर और निर्णायक साबित हुए दो परिघटनाओं में। एक तो यह कि तब तक समाज के केंद्र में धर्म हुआ करता था, अब धर्म को विस्थापित कर केंद्र में मानव स्थापित हो गया और इतिहास का आधुनिक काल मानव केंद्रिता का गढ़ है। दूसरा, समाज की चालक शक्ति विज्ञान बनने लगा। आधुनिक काल में सबसे निर्णायक भूमिका विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने निभाई है, पर इन सब के ऊपर हावी होता गया है सत्ता विमर्श। आधुनिक काल में धरती पर जो भी हुआ है, हो रहा है, उसकी लगाम किसी न किसी प्रकार से सत्ता के हाथों में है और मानव समाज की आर्थिक गरीबी का कारण सत्ता में ही निहित है। आइए थोड़ा विस्तार से देखें। अब अपनी बात को एक परिप्रेक्ष्य देने के लिए बहुत संक्षेप में आधुनिक काल में पहले की दुनिया में गरीबी की स्थिति के बारे में एक नज़र दौड़ा लें। पहले की दुनिया मुख्यतः नियतिवादी थी, इसलिए जो भी जैसी स्थिति में होता था उसके लिए नियति को जिम्मेदार मान लिया जाता था। फिर भी यह तो पता लगता है कि प्रकृति प्रदत्त संपदा थी। मनुष्य द्वारा उत्पादन कम ही होता था, बहुत तो थोड़े लोग ही अमीर होते थे। फिर भी गरीबी का अब मूल्यन नहीं था। गरीबों को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाता था और सभी धर्मों में गरीबी का उदात्तीकरण था। सभी धर्मों में एक प्रकार से इच्छा गरीबी का समान था। जो व्यक्ति संपत्तिवान होते हुए भी निर्लिप्त और अनासक्त होकर जीवन बिताए उसका सम्मान बढ़ता था। सभी धर्मों में दान दक्षिणा, गरीबों की मदद आदि धार्मिक काम समझे जाते थे। धन को एक प्रकार से पवित्र जीवन के मार्ग में व्यवधान माना जाता था। बाइबिल में तो साफ कहा गया है कि सुई की आंख से ऊंट निकल सकता है, लेकिन एक धनी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। जितने संत, महात्मा, पीर और पैगंबर हुए, सब अनासक्त जीवन बिताते माने गए हैं। फिर भी एक किस्सा सुनाऊं तो आपको लगेगा कि दरिद्रता को समाप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग थे। 90 के दशक में इलाहाबाद में जो मेरे
मकान मालिक थे। वह कट्टर परंपरावादी ज्योतिषी और संस्कृत के विद्वान थे। जब उन्होंने मुझे मकान किराए पर दिया तब उन्हें मेरे विचारों के बारे में पता नहीं था। उनके पूरे परिवार से हमारा बहुत अच्छा संबंध बन गया और वे खड़ाऊ पहने हमारे घर में आकर बैठने बतियाने लगे। तब तक उन्होंने जान समझ लिया होगा कि मैं तो उनसे एकदम विपरीत विचारों वाला व्यक्ति हूँ। फिर भी उन्होंने संबंध बनाए रखा। वह बीच बीच में प्राचीन संस्कृत साहित्य से कोई न कोई श्लोक सुनाकर मुझे बताते रहते थे। प्राचीन भारत में भी बहुत से समतावादी मनीषी हुए हैं। एक दिन उन्होंने मेज पर पड़ी किसी पत्रिका पर मार्कस की तस्वीर छपी देखी। पत्रिका को उठाकर जब वह देख रहे थे, मैं अंदर से घबराया हुआ था कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। पल भर बाद ही उन्होंने कहा कि मार्कस भी कितना बड़ा मनीषी था। उन्होंने सस्वर संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा। श्लोक लिखना तो मैं भूल गया, लेकिन उसका अर्थ याद है और बार बार मैं उसे याद करता हूँ। उन्होंने बताया कि हनुमान ने सोने की लंका जला दी, अर्जुन ने एक बाण से खांडव वन जला दिया, फिर भी किसी ने दरिद्रता को क्यों नहीं जलाने की कोशिश की। मैं तो स्तब्ध और चकित रह गया। जाहिर है कि दरिद्रता प्राचीन काल में भी लोगों को चुभती रही होगी, पर उसे भाग्य का फल मानकर दूर करने के चमत्कारी उपाय ही सोचते रहे होंगे। जैसे कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की दरिद्रता चमत्कार से मिटा दी थी। निश्चित ही दरिद्रता को दूर करने के सतही उपाय किए जाते रहे होंगे, पर मनोवैज्ञानिक रूप से दरिद्रता की अवमानना न हो और दरिद्रता के भी सकारात्मक पक्ष हैं, यह चिन्हित करने के लिए भी दो उपाय साफ साफ दिखते हैं। एक तो यह कि भिक्षा का गौरवान्वय किया गया और ब्राह्मण तक भिक्षा द्वारा आजीविका चलाते थे। जो सवर्ण होते थे वह यज्ञोपवीत के पहले भिक्षाटन पर जाते थे। बौद्ध धर्म में तो भिक्षुओं को बहुत सम्मान से देखा जाता था और विद्यार्थियों को भी भिक्षाटन सिखाया जाता था। हमारे बचपन तक अगर कोई भीख मांगने आ गया और हम उसे भिक्षा नहीं देना चाहते तो उसे साफ कहते थे कि बाबा माफ़ करो। संतोष परम सुखम। समाज को संतोषम परम सुखम का पाठ पढ़ाया जाता था। यही क्रम मध्यकाल तक चलता रहा। रहीम ने भी लिखा, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। यह विचार आज चलावा लगता है, क्योंकि आज कहा जा सकता है कि ऐसी सीख देने वाले तो संतोष करते नहीं थे। वे तो चकाचक माल उड़ाते थे और गरीबों से कहते थे कि संतोष रखो। संतोष करने से तो सारी उद्यमता ही नष्ट हो जाती है। आदमी जितना ही असंतुष्ट होगा उतना ही उद्यमी होगा और संतोष के उपाय ढूंढेगा। वास्तव में यह कथन
उसी धरातल पर देखा जाना चाहिए जहाँ से अनासक्ति पैदा होती है, जहाँ पर अपने पर संयम, नियम, अपरिग्रह आदि के माध्यम से अनुशासन बनाए रखने की जरूरत महसूस होती है और मनुष्य भोग विलास लिप्सा से बच सकता है। बहरहाल आधुनिक काल के पहले तक गरीबी कोई सामाजिक मुद्दा नहीं था। गरीबी को बंधन नहीं माना जाता था, इसलिए उसे समाप्त करने के उपक्रम भी नहीं थे। लेकिन आधुनिक काल में गरीबी धीरे धीरे बढ़ती गई है और उस पर विचार विमर्श भी बढ़ता गया है। आज तो यह हाल है कि दर्द बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। आज कोई देश नहीं होगा जहाँ गरीबी एक आर्थिक राजनीतिक मुद्दा न हो, जहाँ गरीब न हो, जहाँ गरीबी मिटाने के रंग बिरंगे वादे न किए जाते हों, जहाँ इसके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं न बनी हों जो गरीबी मिटाने से पहले उसे समझने और परिभाषित करने में न लगी हों। विडंबना यह है कि गरीबी को जैसे भी परिभाषित कर लें, गरीबी रेखा को जहाँ से चाहें खींचें। हकीकत यह है कि दुनिया में एक साथ गरीबी और अमीरी दोनों लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आधुनिक काल में अर्थव्यवस्था का सम्यक अध्ययन शुरू करने वाले ब्रिटिश विचारक एडम स्मिथ ने अपनी ऐतिहासिक पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में गरीबी की एक स्वीकार्य परिभाषा कर दी। उनके अनुसार गरीबी केवल मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं का पूरा न होना नहीं है, गरीबी वह भी है जिसके कारण कोई अपने समुदाय में एक सम्मानजनक जीवन नहीं बिता जा पाता। यानी आधुनिक काल के प्रारंभ में ही यह चिन्हित कर दिया गया था कि गरीबी को रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित न रखा जाए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतवर्ष में आज भी गरीबों को ऐसा नारा लगाना पड़ता है, रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। अक्सर गरीबों को संगठित करने वाले प्रबुद्ध लोग भी भूल जाते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान तो बानर से नर बने हुए की है ही ज़रूरतें पूरी करते हैं। आदमी को इंसान बनने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए जो मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताओं में शामिल है। एडम स्मिथ से मार्कस होते हुए आज तक गरीबी को परिभाषित करने और उसे दूर करने के हजारों कार्यक्रम बने हैं। सभी विचारों और विचारधाराओं ने गरीबी को मुद्दा बनाया है, पर हकीकत यह है कि गरीबी की कोई भी अब तक सर्व स्वीकार्य ईमानदार परिभाषा नहीं हो सकी है और जितने भी उसे मिटाने के उपाय हुए हैं वे या तो बदनीयति के शिकार हुए हैं या नासमझी के। गरीबी का दुष्प्रभाव इतना भयानक होता है कि उसे एकदम से नकार पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। सातिर लोग उसे पूर्वजन्म का फल या ईश्वर की लीला आदि कहकर भले ही एक छलावा पैदा कर लें। गरीबी सीधे आँखों को घूरती है और नज़र छुपाने का बचाने के लिए मजबूर करती है। अब तो वैज्ञानिक शोध हो चुके हैं कि गरीबी का पहला प्रभाव कुपोषण पर
पड़ता है और कुपोषण से बच्चों का समुचित शारीरिक ही नहीं बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाता। यानी गरीब पूरा आदमी भी नहीं बना पाता। इंसान इंसान तो कौन कहे, गरीबी मनुष्य का शारीरिक ही नहीं मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षरण करती है। 19वीं शताब्दी में एक युवा संपत्तिवान पर संवेदनशील एंगल्स ने इंग्लैंड के मजदूरों का एक आंखों देखा हाल लिखकर पूंजीवाद जन्य गरीबी का ऐसा चित्र खींचा था कि बहुत सी सरकारें मजदूरों की हालत बेहतर करने के लिए कानून बनाने के लिए मजबूर हो गई थी। 1200 साल बीत चुके हैं तब 200 साल बीत चुके हैं तब से बहुत से सुधार और क्रांतियाँ हो चुकी हैं और आज भी लैटिन अमेरिका से भारत तक वैसे ही या उससे बदतर हालत में रहने को गरीब मजबूर हैं और यह सब लोकतांत्रिक सरकारों की नाक के नीचे। अमेरिका में हार्लेम और दिल्ली मुंबई की सैकड़ों झुग्गी बस्तियां दुनिया की तमाशाई चमक दमक को मुंह चुराती है। वे बढ़ती संपत्ति के तमाशे का पर्दाफाश करती है, लेकिन दिल्ली की झुग्गियों और हार्लेम में फर्क तो है और यही से गरीबी की सापेक्षता समझने की राह खुलती है। निश्चित ही गरीबी का कोई एक यूनिवर्सल मानक नहीं बनाया जा सकता। अगर रोटी कपड़ा और मकान ही कमतम माना जाए तो भारत और अमेरिका की रोटियों में फर्क तो है ही। भौगोलिक और ऐतिहासिक कारणों से जो रोटी कपड़ा और मकान हिंदुस्तान के गरीब को एक हद तक संतुष्ट कर सकता है वह और वैसा ही अमेरिका के अकिंचन और गरीब से गरीब को भी स्वीकार्य नहीं होगा। कुछ पश्चिमी देशों में बेरोजगारी भत्ता भी इतना मिलता है कि भारत के मध्य वर्ग के लोग उससे ईर्ष्या करें। जैसे अमेरिका में एक बेरोजगार अपनी बेरोजगारी भत्ते से ही दोनों वक्त बैलेंस डाइट खाता है, छोटी सी गाड़ी चलाता है, पर वह भी बेरोजगार और गरीब है, बल्कि वह अपने समाज के अनुसार अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। मैंने तो स्वीडन के एक भारतीय मूल के बेरोजगार से बात की जो जाड़ों में बेरोजगारी भत्ते से हिंदुस्तान घूमने आया था। हमारा मतलब यह है कि भारत की गरीबी जैसी गरीबी सारी दुनिया में नहीं है। उन्नत देशों में भारत में से बहुत बेहतर स्थिति है और कुछ देशों में तो भारत से भी बुरा हाल है। गरीबी का मूल सवाल रोटी कपड़ा और मकान तो है ही। आज की दुनिया में उसे भी गरीब माना जाता है जिसके पास चयन शक्ति नहीं होती, यानी वह जो उसे प्राप्त है उससे भिन्न कुछ चुन नहीं सकता। गरीबी से उबरने की कोशिशों। जब से यह माना जाने लगा कि गरीबी केवल नियति का प्रश्न नहीं है, तब से गरीबी से
उभरने के प्रयास शुरू हो गए। गरीबी व्यवस्था जन्य है और गरीबी इसलिए है कि कुछ लोगों के अमीर बने रहने के लिए अधिकांश लोगों का गरीब होना जरूरी है। गरीबी तो शुरू हो गई थी जब से निजी संपत्ति का आविर्भाव हुआ, क्योंकि विभिन्न कारणों से कुछ लोग अधिक निजी संपत्ति अर्जित कर लेते थे और कुछ लोग अपनी ज़रूरत भर का भी मुश्किल में कमाते थे। लेकिन यह गरीबी खास तौर से पूंजीवाद के विकास और औद्योगिक क्रांति के बाद यानी 18वीं शताब्दी से बहुत आक्रांता होती गई है। 19वीं शताब्दी में गरीबी का बाकायदा विश्लेषण हुआ और किसी न किसी रूप में यह माना जाने लगा कि गरीबी का मुख्य कारण पूंजीवाद है और मुक्ति का रास्ता समाजवाद है। प्रूदो ने जब यह कहा व्यक्तिगत संपत्ति चोरी है, तो यूरोप के वैचारिक क्षितिज पर बिजली क्रोध गई। जितने भी आज की भाषा में विकसित देश थे, वहाँ मजदूर संगठित होने लगे और तरह तरह के समाजवादी विचार पनपने लगे और उनके आधार पर संगठन भी बनने लगे। पर इन्हें बाद में काल्पनिक समाजवादी कहा गया, क्योंकि इनके पास कोई समुचित विश्लेषण नहीं था और समाजवाद लाने का कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं था। 1848 में कम्युनिस्ट लीग के घोषणा पत्र को तैयार कर दो युवाओं मार्क्स तथा एंगल्स ने समाजवाद कैसे आएगा इसके लिए एक तर्कसंगत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने समाज को प्रकृति का ही विस्तार माना और प्रकृति की तरह ही समाज में द्वंद्व को चालक शक्ति माना। समाज में द्वंद्व वर्ग संघर्ष के रूप में अभिव्यक्ति होता है और वह सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही जारी है। अपने वर्तमान को उन्होंने पूंजीवाद का काल कहा, जो मुनाफे के लिए मजदूर के शोषण पर ही आधारित है। यही शोषण समाज में गरीब और गरीबी का मुख्य कारण है और इन्हें दूर करने के लिए ही मेहनत कश सर्वहारा को क्रांति करनी पड़ेगी ताकि समाजवाद की स्थापना हो सके। समाजवाद में कोशिश होगी कि सबको उनकी आवश्यकता अनुसार और सबसे उनकी क्षमता अनुसार का सिद्धांत कार्यान्वित हो। समाजवाद के दौरान धीरे धीरे वर्ग संघर्ष खत्म हो सकता है और वर्ग संस्था राज्य भी समाप्त हो जाएगा और तब साम्यवाद आ सकता है। इसमें कोई गरीब नहीं होगा। लक्ष्य आर्थिक गरीबी दूर करने का ही नहीं, हर तरह की गरीबी यानी मचना दूर करने का था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन विचारों का विश्वव्यापी प्रचार प्रसार हुआ। इन्हें कार्यान्वित करने के लिए मजदूरों की पार्टियां बनी। सारी दुनिया में यानी किसान और मजदूर खास तौर से संगठित होने लगे। कुछ हफ्तों के लिए 1871 में पेरिस कम्यून के माध्यम से मजदूरों का राज्य भी कायम हुआ, पर वह स्थायी नहीं हो सका। दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था गरीबी बढ़ाने में जुटी रही। खास तौर से
उपनिवेशों में और गरीब अपनी गरीबों मिटाने के लिए संगठित होते रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस में मजदूरों के नेतृत्व में क्रांति सफल हुई और गरीबी के विरुद्ध संघर्ष तेज हो गया। सोवियत यूनियन में आर्थिक उछल के लिए तरह तरह के प्रयोग हुए। पहले व्यक्तिगत संपत्ति एकदम से खत्म कर दी गई, पर जब अर्थव्यवस्था तड़खड़ाते लगी तब छोटे स्तर पर स्वयं लेनिन को व्यक्तिगत संपत्ति को पुनर्स्थापित करना पड़ा और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम में गांवों तक में सामाजिक आर्थिक संपातरण बढ़ता गया और सोवियत यूनियन जैसे यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक का जीवन स्तर बढ़ता गया। पूंजीवाद से प्रतियोगिता तेज होती गई। इसी बीच पश्चिमी यूरोप में फासीवाद का उदय हो गया। फासीवाद का संघर्ष पूंजीवाद से भी था, पर उसका मुख्य शत्रु तो समाजवाद ही था। इन द्वंद्वों के कारण दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस विध्वंसक युद्ध ने गरीबों को तो और गरीब बनाया है, अमीर भी कुछ को छोड़कर गरीबी के चंगुल में फंस गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फासीवाद का आतंक तो समाप्त हो गया, पर एक ऐसा शीत युद्ध शुरू हुआ जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवाद और सोवियत यूनियन के नेतृत्व में समाजवाद के बीच भयानक प्रतिद्वंदिता शुरू हुई। इस दौरान पूंजी का चरित्र बदल चुका था। एकाधिकारी पूंजी के लिए उपनिवेश जरूरी नहीं थे और उपनिवेशों में भी स्वतंत्रता आंदोलन तेज होते जा रहे थे। इसलिए एक एक कर दुनिया के देश स्वतंत्र होते गए। नव स्वतंत्र देशों के सामने आज़ादी मिलते ही अपनी अर्थव्यवस्था संभालने की चुनौती आ पड़ी। नवोदित देशों में अधिकांश उच्च वर्ग द्वारा संचालित थे, जो विचारों से मुख्यतया पूंजीवाद का ही समर्थक था। शीत युद्ध के दौरान दो व्यवस्थाओं के बीच भयानक प्रतिद्वंदिता गरीबी के संदर्भ में गरीबी से मुक्ति के दो रास्तों के बीच उपस्थित थी। सोवियत रास्ता व्यक्तिगत संपत्ति कर उत्पादन और वितरण का समाजीकरण करने के माध्यम से गरीबी से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। दूसरी ओर पूंजीवादी विकास के माध्यम से व्यक्तिगत संपत्ति के लिए प्रतियोगिता के माध्यम से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के माध्यम से गरीबी दूर करने का उपाय सुझाया जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान करीब सारी दुनिया में इतना व्यापक विध्वंस हुआ था कि उसने निर्माण के अवसर के रूप में पूंजीवाद को पनपने का एक स्वर्णिम अवसर दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एशिया और यूरोप में तो बहुत विनाश हुआ था, पर संयुक्त राज्य अमेरिका अपेक्षाकृत विनाश से बच गया था। पूर्व में अटलांटिक और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरी अमेरिका की भूमि तो विनाश से पूरी तरह बच गई थी। युद्ध के अंतिम दौर में अमेरिका के पहले उपनिवेश और फिर अंग बने हवाई द्वीप समूह में जापानी
हमले से विनाश हुआ था, पर उससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगाई नहीं थी। अमेरिका को तो युद्ध के दौरान भी लाभ हुआ था और युद्ध के बाद तो 2-3 दशकों तक अमेरिका की पूंजी का एकाधिकार बढ़ता गया और पूंजीवाद का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस दौरान अमेरिका समृद्ध ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हो गया। पूंजीवाद का ही चरित्र नहीं बदला, गरीबी का चरित्र भी बदलने लगा। पूंजीवादी विकास के दौरान पूंजीवादी देशों के गरीबों को भी थोड़ा बहुत लाभ मिला है। उनकी भी मजदूरी बढ़ी और उनके काम के हालात में भी थोड़े परिवर्तन हुए, पर गरीबी के कारण का तो अंत नहीं हुआ। आर्थिक और सामाजिक विषमता के मूलभूत कारण तो दूर नहीं हुए। युद्ध के दौरान उत्तर पश्चिम के 3 देशों में ने विशेष लाभ उठाया, क्योंकि वे युद्ध में तटस्थ बने रहना चाहते थे ताकि दोनों पक्षों से व्यापार कर सकें। इनमें नॉर्वे और डेनमार्क में तो नाजी जर्मनी की घुसपैठ हो गई थी, पर स्वीडन तटस्थ रह सका। युद्धोत्तर काल में स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क पूंजीवादी राह का एक अभिनव प्रयोग कर पूंजीवाद का एक मॉडल प्रस्तुत कर पाए। इन तीनों में अब फिनलैंड भी शामिल हो गया है। ये चारों देश कह सकते हैं कि उनके वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो आर्थिक गरीबी समाप्त हो गई है। विस्तार में गए बिना इन देशों में ऐसा संभव हो सका है, इसलिए कि एक तो ये अपेक्षाकृत जनसंख्या की दृष्टि से छोटे देश हैं, दूसरे ये यूरोप के संघर्षों से बहुत दिनों तक बचे रहे हैं, तीसरे इन देशों का शासक वर्ग समाजवादी और पूंजीवादी रूढ़ियों से मुक्त रहकर देश के संसाधनों का देश के हित में भरपूर इस्तेमाल करता रहा है। पूंजीवादी रहते हुए यानी व्यक्तिगत संपत्ति बरकरार रखते हुए और उत्पादन में मुनाफे को कारक मानते हुए इन्होंने बहुत से तथाकथित समाजवादी उपाय भी किए हैं। दूसरों और सोवियत यूनियन में विभिन्न कारणों से समाजवाद पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाया और आर्थिक विषमता भी पूरी तरह दूर नहीं हो पाई। स्टालिन को मृत्यु के बाद कोने में दुबका हुआ पूंजीवाद गुर्राने लगा और धीरे धीरे सोवियत यूनियन में फिर खुलेआम व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ने लगी और बाद के दिनों में तो खाद्यान्न संकट गहरा गया। अंततः सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। रास्ता किधर है? इस पृष्ठभूमि पर गौर करें तो पिछले 20 वर्षों में यह उजागर हो गया है कि जितने भी उपाय किए जा रहे गरीबी का वास्तव में उन्मूलन नहीं हो पा रहा। यह बात गरीबी को भारत के संदर्भ में थोड़ा विस्तार से देखने में
शायद और स्पष्ट हो जाए। भारत में तो दरिद्रता शायद प्राचीन काल से ही रही है, क्योंकि बार बार दुख दरिद्र से उबरने की बात आती रही है। दूसरी तरफ दरिद्र नारायण की कल्पना भी की जाती है, लेकिन दरिद्रता शायद उतनी पीड़ादायक न रही ही, क्योंकि परस्परता एक बहुत बड़ा मरहम है। दरिद्रता का सबसे अधिक प्रभाव उन लोगों में रहा होगा जो शूद्र कहलाते होंगे। उनमें भी सबसे अधिक जो अछूत थे, पर उन लोगों में भी कम से कम आपस में तो दुख दर्द बांटने की तो परंपरा थी, और फिर नियतिवाद का इतना प्रभाव था कि दुख सहज हो जाता रहा होगा। यह सदैव होना कोई सकारात्मक बात नहीं, पर इसके कारण ही समाज में उतना असंतोष और विद्रोह नहीं पनपता जितना हो सकता था। इसके अलावा दरिद्रता का एक तरह से भारतीय संस्कृति में गौरवान्वयन रहा है, जिसकी चर्चा हम पहले कर आए हैं। इस पृष्ठभूमि में हम आधुनिक गरीबी को विशेष रूप से चिन्हित करना चाहते हैं, क्योंकि इस गरीबी ने भारतीयों को बेचारा बना दिया है, एकदम असहाय। यह गरीबी खास तौर से 18वीं शताब्दी में भारत के औपनिवेशीकरण के साथ शुरू हुई। वैसे तो 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजनीतिक विघटन शुरू हो गया था, पर आर्थिक रूप से भारत की जो स्थिति थी वह कृषि के अलावा कारीगरी संतुलन बनाए रखती थी। गरीबी तभी असहाय हो जाती थी जब अकाल पड़ता था। अकाल भी कम पड़ते थे। मानव निर्मित अकाल तो उपनिवेशिक काल में ही पड़ने शुरू हुए। उपनिवेश बनते ही भारत में शोषण उत्पीड़न का चरित्र बदल गया। विदेशी शासकों ने पहले तो भारत के कुटीर उद्योगों का विनाश किया, फिर पारंपरिक भूमि व्यवस्था तहस नहस कर दी। कारीगर तो नष्ट ही हो चले। किसान दोहरे शोषण उत्पीड़न के शिकार होते गए। भारत में नवजागरण और आर्थिक सवाल। भारत में जो नवजागरण हुआ वह पहले तो पूरी तरह एक शहरी और मध्यवर्गीय परिघटना थी। बाद में चेतना का थोड़ा बहुत विस्तार हुआ। ज्योतिबा फुले जैसे लोगों ने गरीबों को भी जागृत किया और उन्हें बताया कि उन्हें तो दोहरी मुक्ति चाहिए, विदेशी सत्ता और भारतीय व्यवस्था दोनों से। जब राजनीतिक संगठन बनने शुरू हुए तो उन्होंने मुख्य रूप से पढ़े लिखे मध्य वर्ग की समस्याएं उठाई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक कांग्रेस भी शिक्षित मध्य वर्ग की समस्याएं उठाने वाली एक स्वामी भक्त संस्था बनी रही। धीरे धीरे अंग्रेजों के न चाहते हुए भी भारतीयों ने भी व्यवसाय और उद्योग में अपनी जगह बना ली थी और संगठित भी होने लगे थे। पहले मजदूरों और फिर किसानों के संगठन भी बने और फिर कांग्रेस ने भी मजदूरों किसानों की
समस्याओं को मुद्दा बनाना शुरू किया। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन मात्र नहीं रह गया, खासतौर से इसलिए कि क्रांतिकारियों ने एक ऐसी आज़ादी की करनी शुरू कर दी जिसमें आदमी द्वारा आदमी का शोषण न हो। 1930 का दशक आते आते भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आर्थिक मुद्दा तेजी से उभरने लगा। 1917 में रूस की क्रांति होने के बाद तो भारत में भी वामपंथी राजनीति संगठित होने लगी थी, जिसमें आर्थिक आज़ादी उतना ही बड़ा मुद्दा थी जितनी राजनीतिक आज़ादी। भारत के शासक भी बदलते वक्त के साथ गरीबों के हक के कुछ नियम कानून बनाने लगे। हालांकि वे श्रमिक विरोधी थे। याद रखें कि भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका था बहरों को सुनाने के लिए, तो बहरे श्रमिक विरोधी कानून पर ही बहस कर रहे थे। सारांश यह कि आज़ादी के पहले ही कांग्रेस को यह प्रमाणित करना पड़ा था कि उसके पास एक आर्थिक योजना है। भारत की गरीबी को बहुत व्यापक रूप से राजनीतिक मुद्दा बनाने का श्रेय गांधी को जाता है। गांधी की राजनीति की व्यापकता इसी में थी कि उन्होंने आर्थिक और सांस्कृतिक स्वावलंबन को जरूरी माना। भले ही उनकी राजनीति उनके सभी सहयोगियों को सही न लगती हो, पर जनता में उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। बहरहाल आज़ादी के साल भर पहले से ही यह स्पष्ट हो चुका था कि गांधी और उनके विचार भारतीय राजनीति में निर्णायक नेताओं के लिए उतने प्रासंगिक नहीं रहे। स्वतंत्र भारत में आर्थिक विपत्तियां भयानक रूप से उजागर हो गई, क्योंकि आज़ादी के साथ ही भारत का विभाजन हो गया था। भयानक दंगों और विस्थापन ने नई सरकार की समस्याएं बहुत बढ़ा दी थी। फिर भी भारत के अंग्रेज शासकों और बहुत से दूसरे संशयवादियों को झूठा साबित करते हुए भारत सरकार ने समस्याओं पर नियंत्रण बनाए रखा। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सोवियत प्रभावित पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रयोग शुरू हुआ, जिसके लिए कहा गया है कि ये न तो पूरी तरह समाजवादी है और न पूरी तरह पूंजीवादी। नेहरू उसे भारत समाजवादी मानते रहे और वामपंथी उसे भारत पूंजीवादी करार देते रहे। बहरहाल एक बात तो निर्विवाद थी कि वह गांधीवादी नहीं था, जिसे आज हम नेहरू काल कहते हैं। उस दौरान गरीबी खत्म न हुई, फिर भी अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक विकास हुआ और भारत में भारी उद्योग लगने शुरू हो गए। एक और भारत का पब्लिक सेक्टर भी मजबूत होता गया और दूसरी ओर भारत में पूंजीवाद का भी विकास होता गया। 1947 के बाद के भारत में एक बात उजागर होती गई है कि आज़ादी के दूसरे दशक में
ही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पैदा हुई ऊर्जा और आदर्श का क्षरण होता गया और इसकी सबसे अधिक कीमत चुकानी पड़ी है भारत के गरीबों को। गरीबी से मुक्ति का सपना दिन व दिन ओझल होता गया है। पिछले 50 वर्षों के भारतीय आर्थिक विकास पर एक सरसरी नज़र भी डाल लें, चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। विकास हुआ तो है, मगर किसके लिए? इससे कौन इनकार करेगा कि भारत में विकास हुआ है, पर मुख्य सवाल तो यह है कि किसके लिए? नेहरू काल में निश्चित ही उसी ने भारत की अर्थव्यवस्था को आधारभूत मजबूती प्रदान की। उस दौरान समाजवाद एक आकर्षक नारा था जो गरीबों को आवश्यक देता था। निश्चित ही उस वक्त के शासकों को गरीबी से कम सहानुभूति के स्तर तक लगाव तो था, भले ही वे अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रहे थे। भारत में जब योजनाबद्ध विकास का कार्यक्रम बना तो इतने संसाधन थे नहीं कि सर्वांगीण विकास की बात सोची जा सके। शुरू में औद्योगिक विकास को अनिवार्य माना गया तो उस पर बल दिया गया। इससे कृषि की दशा पिछड़ गई और भारी पैमाने पर अनाज का आघात करना पड़ा। अमेरिका ने PL 480 के अंतर्गत भारी पैमाने पर अनाज का निर्यात किया और भारत के गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भूखा रहने से बचाने की कोशिश की गई। तब भारी पैमाने पर कृषि के विकास की योजनाएं बनी। बड़े बड़े बांध बनाकर सिंचाई का प्रबंध किया गया और प्रधानमंत्री नेहरू का यह वाक्य लोकप्रिय हो गया कि भाखड़ा नांगल जैसी जगह भारत के नए मंदिर हैं। कुछ भूमि सुधार भी हुए, पर भारत में अमेरिका के राजदूत चेस्टर बाउल्स को भी कहना पड़ा कि भारत में पर्याप्त भूमि सुधार नहीं हो पाए हैं। भारत में कृषि क्रांति के भी प्रयोग हुए और हरित क्रांति मानव डॉक्टर बार्लिंग के सपनों को साकार करती नजर आई। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में तो जय जवान जय किसान जैसा एक आकर्षक नारा ही कर दिया गया, जिसे कुछ लोग अभी भी याद करते हैं। इंदिरा गांधी के शासनकाल में गरीबी हटाओ जैसा नारा उनकी लोकप्रियता का आधार बना, पर सरसरी तौर पर देखने पर भी यह स्पष्ट है कि गरीबी से मुक्ति हो नहीं पाई है। यह जरूर हुआ कि किसान समुदाय श्रेणियों में बढ़ता चला गया। किसानों का सबसे ऊंचा और सफल वर्ग एक तरह से पूंजीवादी खेती करने लगा और बहुत से पूंजीपति भी कृषि क्षेत्र में निवेश करने लगे। उसके नीचे एक मध्य किसान की कोटि पैदा हुई।
खाते पीते किसान की यह कुटीर संगठित भी होने लगी और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में भी कैश क्रॉप, गन्ना, तंबाकू, मिर्च, फूल, सब्जियों आदि की खेती करने लगी। किसान की इन दो ऊपरी कोटियों का राजनीति में भी प्रभाव पड़ा, पर सबसे बड़ी श्रेणी गरीब किसान और उसके भी नीचे भूमिहीन किसान की बनी रही। ये न संगठित हो पाए और न ही इनका राजनीतिक प्रभाव पड़ा, यहाँ तक कि वे अपने घर से भी पलायन करने को मजबूर होते गए। ऐसे किसानों का भारी पैमाने पर विस्थापन होता चला गया। प्रेमचंद के ज़माने में ही होरी और धनिया के बेटे गोबर को लम्ही छोड़ मजदूरी करने शहर जाना पड़ा था। गांव के बनिए का सूद चुकाना किसान के लिए मुश्किल होता था। उससे होने वाली तबाही भारत को विभिन्न भाषाओं, साहित्य और मदर इंडिया जैसी क्लासिकल फिल्मों में भी उजागर है, पर ये बीती बातें नहीं हैं। कर्ज अब और संगठित परिघटना हो गई है। संगठित बैंक गांव-गांव तक पहुंच गए हैं। इन बैंकों में लोगों को लुभाकर कर्ज देने वाले अधिकारी भी होते हैं और कर्ज वसूलने वाले लठैत भी। परिणामतः भारत की गरीबी का सबसे त्रासद प्रतीकात्मक उदाहरण किसानों की बढ़ती आत्महत्या के रूप में उजागर है। किसान भारतीय समाज की रीढ़ रहा है। सारी अनिश्चितता और गरीबी के बावजूद कभी इतना हताश नहीं होता था कि हत्या या आत्महत्या की सोचे। अब दोनों ही कर रहा है। आज के भारत में गरीबी भारत की अर्थव्यवस्था के पाखंड को उजागर करती है। एक तरफ भारत में सुई से परमाणु ऊर्जा तक, प्रोजेक्टर से मंगलयान तक का निर्माण होता है, दूसरी ओर जल, जंगल, जमीन से विस्थापित होते जा रहे ग्रामीणों और आदिवासियों का विस्थापन बढ़ता ही जा रहा है। गांव विराम हो रहे हैं। जिसे विश्वास न हो वह उत्तराखंड आकर देख ले। नगरीकरण बढ़ रहा है और नगरों का ध्रुवीकरण भी। भारत के आर्थिक विकास का पाखंड कोरोना काल के प्रारंभ में हुए मजदूरी करने वाले लाखों लोगों के बर्बर पलायन में उजागर हो चुका है। दूसरी ओर भारत सरकार की विकास किसान विरोधी नीतियों का प्रमाण बन चुके सितंबर 2020 में अनियमित ढंग से बने नियमों कानूनों ने उजागर कर दिया है। दिसंबर 2020 में किसानों के दिल्ली अभियान के समय सरकारी नीतियों ने किसानों की बिगड़ती स्थिति उजागर कर दी है। क्यों नहीं दूर हो रही गरीबी? तो क्या
भारत की गरीबी शासकों की बदनीयती के कारण ही दूर नहीं हो रही। यह कुछ शासकों की छोटी मोटी बदनीयती का प्रश्न नहीं है, यह व्यवस्था की बदनीयती का प्रश्न है। इसका उत्तर भारत में न मिले, लेकिन दुनिया के सबसे धनी अमीर देश अमेरिका में तो मिल सकता है। वहाँ आज भी छुट्टियों के दिन मुफ्त भोजन भारतीय गाड़ियों के आगे लगी लंबी कतारों का क्या औचित्य है। लेखक ने स्वयं पार्कों में लगे कूड़ेदान से पेय पदार्थों की खाली बोतलें इकट्ठा करते अश्वेत नहीं श्वेत बूढ़ी महिला से बात की है। वर्ल्ड बैंक की मध्य इमारत की छाया में भीख के लिए हाथ फैलाती महिला की तस्वीर खींची है। अमेरिकी सत्ता के शिखर पर बने व्हाइट हाउस के पास के पार्क में रात में खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर अश्वेतों को देखा है। क्या अमेरिकियों को यह नहीं पता कि सारी दुनिया का नेतृत्व करने की डींग हाँकते दम्भ की ये उदाहरण धज्जियाँ उड़ाते हैं, पर वो क्या करें। पूंजीवाद में जितना अनिवार्य उत्साह है, अमीरी में उतना ही है गरीबी। इस व्यवस्था में चाहे जितनी समृद्धि आ जाए, गरीबी मिट ही नहीं सकती, क्योंकि पूंजीवाद का प्राण है मुनाफा, और मुनाफा शोषण द्वारा ही कमाया जा सकता है। जब शोषण होगा तो कोई तो शोषित होगा ही, और शोषित होने वालों में अंतिम पायदान तो वंचित रहेगा ही। इसी समृद्धि के लिए तो बढ़ती अमीरी और उनकी सेवा करने वाले शासकगण अपनी नाक के नीचे गरीबी के सामाजिक विरूपण और सामाजिक रोग से अपमानित नहीं होते। यहाँ यह चिन्हित करते चले कि पूंजी का चरित्र बदल चुका है। अब उसे मेहनत कश का खून चूसने की जरूरत नहीं। अब गरीब भी उपभोक्ता हो, तभी पूंजी फलती फूलती रह सकती है। तो क्या गरीबी निरुपाय है? ऐसा तो नहीं है। बहुत से प्रयोग इतिहास में दर्ज है। स्वयं समाजवाद एक समर्थ उपाय के रूप में यह सिद्ध कर चुका है कि सोवियत यूनियन जैसे पिछड़े और गरीब देश में भी ढेरों कठिनाइयों के बावजूद गरीबी दूर हो सकती है। यह विडंबना ही है कि यह भी साबित हो चुका है कि फांसीवाद को भी पराजित करने वाली शक्ति पूंजीवादी घुसपैठ को नहीं रोक पाती है। रूस और चीन दोनों ही देशों में आरंभिक असाधारण सफलताओं के बावजूद समाजवाद के पूंजीवादीकरण को नहीं रोका जा सका। पश्चिमी देशों में भी रस्किन और थोरो ने चौध करने वाले समृद्धि से मोहभंग की बात की है। 20वीं शताब्दी में
फ्रांसीसी विचारक गिगी दबोर ने पूंजीवाद की सफलता को तमाशा कहा था। शुमाखेर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल जैसे विकल्प की बात की है। स्वयं भारत में विवाह गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तिका लिख पाश्चात्य सभ्यता की खरी आलोचना की थी। 20वीं शताब्दी की आपाधापी में उस पुस्तिका पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। पूरे 100 साल बाद 2009 में उस पुस्तिका के लेखन की शतवार्षिकी मनाई जा रही थी। उस पुस्तिका में ने असाधारण रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित किया था और आज सारी दुनिया में गांधीवादी विचारों का ही नहीं अर्थशास्त्र का भी पुनर्पाठ हो रहा है। आज जहां हम खड़े हैं वहां लोगों का मोहभंग बढ़ता जा रहा है। पूंजीवाद अपने चरमोत्कर्ष पर है। उसे चुनौती देने वाला समाजवाद असफल साबित हो रहा है। यह घोषणा भी हो चुकी है कि पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव और टीना। तो क्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही समस्याओं का कोई विकल्प नहीं? दूसरी ओर हार न मानते वालों की कभी नहीं। यह विचार भी उभरता ही रहता है। विकल्पहीन नहीं है दुनिया। अभी तो विकेंद्रीकरण के विकल्प को कोई सशक्त स्वीकारने को तैयार नहीं है। आत्मघाती ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के असंतुलन को दूर करने के प्रयास सफल नहीं हो रहे। पर दुनिया के वैज्ञानिक तो यह भी कह रहे हैं कि अगर दुनिया वैसे ही चलती रही जैसी चल रही है तो अगले 50 वर्षों में उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाने वाला है। यह धरती कई बार नष्ट होते होते बची है, पर तब होमोस्पेनिस का आविर्भाव नहीं हुआ था। प्रकृति अपने ही विवेक से संचालित थी। होमोस्पेनिना ने प्रकृति की गुलामी से अपने को मुक्त करने की असाधारण क्षमता प्रदर्शित की है। मानवता अपने विवेक से कई बार च्युत होती रही है, पर मानव विवेक वर्धने की राह सुझाता रहा है। अभी तक तो सशक्त नहीं समझ पा रहे कि गरीबी से केवल गरीबों को ही मुक्ति नहीं चाहिए। गरीबी से केवल गरीब नहीं, गरीब होता सारा समाज गरीब होता जा रहा है, क्योंकि समाज में एक आनुषंगिक एकता है। शरीर के किसी अंग में रोग हो तो वह अंग ही रोगी नहीं होता, पूरा शरीर रोगी हो जाता है। उस रोग का प्रभाव तो रोगी के घर, परिवार, पड़ोस और पूरे समाज में धीरे धीरे पड़ता ही है। समाज ही नहीं, प्रकृति से भी मूलभूत एकता की बात अगर सुन गुन ली जाए तो
बात बन सकती है। यह तो हमेशा याद रखने की चीज़ है कि समस्याएं समाधान के उपायों के साथ ही पैदा होती है। समस्या उपायों को ढूंढने और कार्यान्वित करने की होती है।